अध्याय 13 जो है ये बिना बैरेट के समझ में नहीं आने वाला आपको। यू विल नॉट अंडरस्टैंड चैप्टर 13 विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ एंड द क्लियरिटी। ठीक है सर, अगले हफ्ते से मैं क्रैश कोर्स की क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम मंडे। ठीक है ना सर, स्लो स्लो चलते हैं ताकि फ्लो ना टूटे। ठीक है, एक दो वीक वेट इसलिए कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली छुट्टियां, ठीक है सर, उनके लिए आप लोगों का एग्जाम इतना महत्व का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं नाराज भी किस बात पे हूँ? सुप्रीम कोर्ट पे नाराज हूँ क्या करूँगा उनसे नाराज होके? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो एक एग्जाम में स्टे लगा देंगे तो उसके बाद में ऐसा है, उनको क्या फर्क पड़ता है? अरे सर कोई नियम बदल दिए उन्होंने और कहा दोबारा फॉर्म भरवाया जाए, तो जून जुलाई से अगर दोबारा फॉर्म भरे तो सर इतने बच्चे पास आउट भी तो हो गए ना। तो बहुत ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अगले वीक से वापस हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सर 13 मई को हियरिंग है सर। आई हैव व्हाट्सअप द फोटो। ओके फाइन तेजस्वी। अरे नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ मैं नहीं मॉनिटर कर सकता। जैसे कोर्ट कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं कर सकता ना सिविल परफॉर्मेंस ग्रांट देने में। कौन सेक्शन था 14 का, कौन सा क्लोज है? सी। जैसे कोर्ट कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं कर सकता, वैसे वे भी ऑनलाइन वाले बच्चों का कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं कर सकता। ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ में एक बात समझ लीजिए, जो भी है पर्सनल क्वालिफिकेशन होगा बी तो ठीक है जो भी है सर, ऐसी बात है। सुन लीजिए, बात है ऐसी ऑनलाइन वाला बच्चा बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है और पॉजिटिव माइंडसेट है। सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये तीन चीज रखनी पड़ेगी ऑनलाइन वाले बच्चों को। मैं उसके घर नहीं आ रहा चेक करने, ना मैं जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे आपके परिणाम बताएंगे कि आपने कंटिन्यूस मेहनत करी है, जैसा कहा वैसा किया है। योर रिजल्ट विल रिफ्लेक्ट योर हार्ड वर्क। मैं किसी घर नहीं जा सकता ना ऑनलाइन वाले बच्चों में। मुझे आपके लोगों के जो रिजल्ट्स होंगे दे विल कंटिन्यूस टेल मी कि आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है सर, सबसे पहला पार्ट था हमारा डायरेक्ट रीडिंग का, वो हो चुका है। हम डिस्कस करेंगे 16 क्वेश्चंस जो मैंने आपको लिखवाए अलग अलग तरीके से। हम उन पे बात करेंगे कि किस तरह से प्रोविजंस काम करते हैं और किस तरह से इन प्रोविजंस को लिया जाना चाहिए इन द राइटफुल मैनर, किस तरह से इन प्रोविजंस को पढ़ा जाना चाहिए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, क्या पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? ठीक है, रेमेडीज इफ एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड। रेमेडी क्या क्या होगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द रेमेडी कि व्हाट रेमेडी यू हैव इफ द एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड। सपोज, तो इसमें लिखिए प्लीज, लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ द एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया जाता है, if the FIR is not registered, then the aggrieved person has two remedies. तो व्यथित व्यक्ति के पास दो अनुतोष होंगे। These are classified as follows, जिन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है सर। द फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव रेमेडी। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, देयर इज आर्टिकल कौन सा सर? 50, अनुच्छेद 50 आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है अनुच्छेद 50। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज आर्टिकल 50 इज बेसिकली अबाउट। आर्टिकल 50 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 ये बोलता है, अनुच्छेद 50 ये बोलता है कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 अंग दिए हुए हैं। एक है सर कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये 3 अंग है। तो जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, अगर मैं बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग मंडे से क्या स्टार्ट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। टीपीए थोड़ा सा बाकी है, मतलब टीपीए में एक ही लेक्चर हुआ था। टीपीए और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे रेस्पेक्टिवली मंडे से क्रैश कोर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा भी है और कॉन्स्टिट्यूशन से 2 या 3 नंबर के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट वहां से आ रहे हैं, तो लैंडमार्क जजमेंट्स की लिस्ट, अभी लिस्ट क्या बनाऊं मैं? अब मैं सोच रहा था आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा,
2023 के 24 के ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ पहले पुराने वाले बच्चों को। 24 के जो जून के बाद वाले जजमेंट्स है वो मेरे को भेजने हैं, और मेरे को 25 के अभी तक जो जजमेंट्स हैं मेरे को वो भी भेजने हैं। तो टेक्निकली मुझे 23, 24 और 25 एक ही लिस्ट दूंगा, तो उसमें लगभग 200-250 जजमेंट होंगे, उससे ज़्यादा मैं दूंगा भी नहीं। वो 200-250 जजमेंट को 4-5 बार रिवाइज करके जाना, उसमें से 3-4-5 सवाल बैठते हैं हमेशा, ठीक है ना सर। लेकिन लिस्ट तब दूंगा जब डेट आ जाने दो एग्जाम की, ताकि मुझे भी पता रहे कि यहाँ तक के जजमेंट देने। मान लीजिए इन बिटवीन कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई किसी चीज के ऊपर जजमेंट आ जाता है, तो वो चीज फंसे ना हमारे रास्ते में अड़े ना, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। जैसे सबरीमाला जजमेंट के ऊपर रेफरेंस लगा हुआ है 9 जजेस बेंच का। सबरीमाला जजमेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है? रेफरेंस या रिव्यू कुछ ऐसा लगा हुआ है, उसमें 9 जजेस बेंच है। तो एक बार क्या पता वो कल को वो आ जाए, तो उसको भी मेरे को मेंशन करना पड़ेगा उस जजमेंट में। तो अभी कुछ पेंडिंग है सर इस बार। जैसे मैंने एक लिस्ट फॉरवर्ड करी थी आप लोगों को कुछ टाइम पहले, उसमें 10 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स है 2025 के 24 के। तो लिस्ट मिली थी आप लोगों को 2024 के 10 या 12 लैंडमार्क जजमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। तो मैंने लिस्ट भेजी थी आप लोगों को, इसमें मैंने आपको बताया था कि सर ये 5 जजेस बेंच ने 10 सुप्रीम, वैसे तो 12 जजमेंट डिसाइड किए थे, लेकिन अपने लिए 10 ही काम के थे जो अपने कोर्ट्स के थे, ठीक है ना सर। तो वो मैंने कुछ पीडीएफ भेजा हुआ है आपको, जिसको नहीं पीडीएफ मिला है वो तो साथ वालों से मांग ले, वरना फिर मैसेज ड्रॉप करें, हम लोग ढूंढ के देंगे। बात समझ में आ गई सर? जिसके पास में जजमेंट वाली लिस्ट नहीं है जिसमें, तो सर ऐसे जजमेंट की लिस्ट आपको मिलती रहती है। कोर्स कंटेंट ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ देता ही रहूंगा मैं। एविडेंस के नोट्स बन रहे हैं अभी, एविडेंस के नोट्स या तो कल में या परसों में यू विल गेट एविडेंस के होल नोट्स, ठीक है ना। एक एक करके सारे सब्जेक्ट नोट्स में बनाने स्टार्ट कर चुका हूँ, तो यू विल गेट। और ये जो नोट्स हैं दीज नोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लास नोट्स, मतलब इसमें थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा है, पर क्लास नोट्स में बहुत क्रिस्प चीज़ें हैं, बात लिखी हुई है। क्लास नोट्स जो है वो ज़्यादा क्रिस्प है कंपेयर टू जो नोट्स मैं आपको दूंगा। रिव्यू, हाँ रिव्यू होगा रिचा, हाँ रेफरेंस नहीं था, रिव्यू है, ठीक है ना सर। देखिए सर लेजिस्लेटिव में 2 चीज़ें आती है अपना, एक तो स्टेट और एक होता है यूनियन। सेम अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव की, इसमें भी सर स्टेट होती है और यूनियन है। एक है जुडिशरी, इसमें भी सर एक तो स्टेट जुडिशरी होती है और एक सुप्रीम कोर्ट वाली जुडिशरी होती है, ठीक है सर। एक स्टेट जुडिशरी, एक सुप्रीम कोर्ट वाली सेंट्रल जुडिशरी जो होती है। अगर आप इन सबके हेड देखोगे, इन तीनों के जो हेड है वो कौन है? अभी तीनों के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तीनों के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव मतलब होता है व्यवस्थापिका, कौन है ये? व्यवस्थापिका। इसके अंदर जो स्टेट में जो वो है सीएम, इधर है पीएम। एग्जीक्यूटिव में जो होते हैं गवर्नर, और इधर होते हैं जुडिशरी में देखोगे तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली इनके टेक्निकल हेड्स हैं। जहां पे मैं बात करता हूं आपको, तो 2 तरह की रेमेडीज है सर। एक तो रेमेडी है एग्जीक्यूटिव रेमेडी। एग्जीक्यूटिव रेमेडी का मतलब क्या होता है सर? अगर मैं रेमेडी की बात कर रहा हूं तो पहली रेमेडी होती है एग्जीक्यूटिव रेमेडी, मतलब जो कार्यपालिका है उसके द्वारा किस प्रकार का अनुतोष दिया जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। मान लीजिए एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सबसे पहले कार्यपालिका किस तरह का अनुतोष देती है। जितने भी स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जितने भी स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में। चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, जितने भी ऑर्गन्स है वो किस में आएंगे सर? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। यूनियन के पास भी कलेक्टर होते हैं सर, ठीक है ना। यूनियन में भी उनके सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट के। जैसे कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें मिस्त्री करके एक सर थे, वो डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो 2, एक तो थी कुरैशी मैडम थी एक तो, और एक व्योमिका सिंह थी। तो बीच में जो बैठे थे वो कौन थे? सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी। तो वो आईएएस ऑफिसर है। बात समझ में आई? वैसे सर यूनियन के पास में भी कलेक्टर वगैरह होते हैं, इनके पास भी पावर होती है। लेकिन अब ये समझ लो कि हमें एग्जीक्यूटिव रेमेडी का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब है कि सर आप एसपी साहब के पास जाओ। कहाँ जाओ? एक और बात, पुलिस का ऑर्गन समझो पहले कि पुलिस क्या क्या काम है और पुलिस किस तरह से फंडामेंटली काम करती है। इसको देखिए, पुलिस में सबसे हाई रैंक होती है डीजीपी की, उसके बाद में अपना आईजी, ठीक है सर, मैं मोटी मोटी रैंक लिख रहा हूँ, एसपी, फिर सीआई जिसको हम लोग डीएसपी भी कहते हैं, फिर आता है सर अपना एसआई या एसएचओ, ठीक है सर, फिर उसके नीचे एसआई और सो एंड सो फॉर, ठीक है सर।
इसके नीचे और भी रैंक होती है, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एसआई के नीचे अगर आप देखोगे, एसआई हेड कांस्टेबल, और ये पूरी हायरार्की होती है सर भर्ती में, पूरे भर्ती समझ लो। एक बात याद रखना, देयर इज अ सेक्शन, सेक्शन नंबर निकालिए प्लीज एक बार, 30, सेक्शन 30 पढ़िए बीएनएसएस में, सेक्शन 30। Police officer superior in rank to the officer of the police station may exercise the same powers throughout the local area which they are appointed, as may be exercised by such officer within the local limits of the police station। पुलिस थाने के भारत सरकार के अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अपने थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। मतलब समझिए इसका, सुनिए इधर, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, एग्जांपल देकर समझाता हूँ सर। राजस्थान में एक डीजीपी हुए हरीशचंद्र मीणा, हैव यू एनीवन हर्ड अबाउट इट? 2015-16 में ही वाज अ डीजीपी इन राजस्थान। अब ऐसा था कि पुलिस की भर्ती चल रही थी कहीं पे, और छात्र इसका विरोध कर रहे थे कि काफी ये जो दौड़ कुछ ऐसे 6 किलोमीटर की दौड़ कर दी थी, ऐसा कुछ दौड़ का कुछ विषय था, कांस्टेबल की भर्ती थी या फिर एसआई में कुछ इसी इन्होंने प्रावधान चेंज किए थे। तो हरीशचंद्र मीणा आगे आए, डीजीपी, ही वाज अ डीजीपी दैट टाइम, वो आगे आए और खुद ने दौड़ लगाना स्टार्ट किया। अभी तो एमएलए है, शायद एमएलए एमपी है हरीशचंद्र मीणा। उन्होंने दौड़ लगाना स्टार्ट किया बिकॉज ही वांट टू सेट द बेंचमार्क कि भाई तुम इस उम्र में नहीं दौड़ पा रहे हो और मैं इस उम्र में भी दौड़ पा रहा हूं। बस समझ में आई? तो सर एक बात याद रख लीजिए, जो पावर आप देखोगे, इस एसएचओ को मैंने क्या बोला है, पुलिस थाने का भारत सरकार अधिकारी है ये, ठीक है ना? कौन है ये? पुलिस थाने का भारत सरकार अधिकारी। तुम अगर 173 पढ़ोगे तो यही रिपोर्ट दर्ज करता है, अपने सबोर्ड या तो खुद करेगा या फिर अपने सबोर्डिनेट को बोल के कराएगा, ये लिखा हुआ है उसमें, अगर तुमने बैरेट को लिखा है तो अच्छे से। तो सर ये कह रहा है कि इसके ऊपर के जितने भी रैंक के अधिकारी ना सर, इन सबको भी यही पावर है जो एसएचओ को है। मतलब कल को अगर मान लीजिए ये रिफ्यूज होता है लिखने में, तो फिर डीएसपी साहब भी लिख सकते हैं, एसपी साहब भी लिख सकते हैं, आईजी साहब भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, और डीजीपी साहब भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। बात समझ में आई? इनको वही सेम अधिकार, वही पावर होगी जो कि एसएचओ को उसके लोकल एरिया में है। बात समझ में आई सर? अगर आपको लिंक समझ में आया हो तो कहने का मतलब क्या है सर, पहली जो पावर होती है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। ये एग्जीक्यूटिव पावर में सेक्शन 30 से इसने 30, ये सेक्शन 30 ही एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब जानते हैं ना, पुल। सेक्शन 30 ही एक पुल का कार्य करता है। कौन कौन से प्रावधानों में? 173 का कौन सा क्लोज था सर? वो 173 का थर्ड क्लोज होगा। देखो कौन सा है सर, गलत सलत मत बताओ, ठीक है सर? थर्ड ये 173 का कौन सा क्लोज है? तो सर ये पुल का काम करता है। कौन सा सेक्शन? 30। बात समझ में आई? अरे सर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो एसपी साहब है, जो पुलिस अधीक्षक है, उनको ये पावर कैसे मिली कि वो उनके पास चले जाओ, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे या खुद एफआईआर दर्ज कर लेंगे? ये पावर मिलती कौन सेक्शन से? 30 से। बात समझ में आई? तो पहली रेमेडी क्या है? एग्जीक्यूटिव रेमेडी। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के अधीन आपकी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। बात समझ में आई? अगर एफआईआर वहां से पुलिस स्टेशन में मना कर दिया तो सेक्शन 30 एक ब्रिज का कार्य करता है, और इसी पावर की वजह से एसपी साहब एम्पावर्ड, उनको पावर मिलती है। पहली बात क्लियर है? और एक और बात सुन, लिखिए, एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए। 100 अब जो नया प्रोविजन आया 173(4), उसकी लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए। यही एक रेफरेंस प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से एक निर्देश मिल रहा है कि अगर आपको यहाँ पे भी रेमेडी नहीं मिलती तो आप कहाँ चले जाओ? मजिस्ट्रेट के पास जाओ सर, यही बोल रहा है। तो मतलब ये खुद ही पिन पॉइंट कर रहे हैं कि एक और आपके पास में क्या आ गई सर? रेमेडी आ गई। इसको हम क्या बोलेंगे? बाय द वे ऑफ जुडिशरी। बाय द वे ऑफ जुडिशरी। और यही कहां से बोला गया है सर? यही 173(4) में बोला गया है। तो सबसे पहले 173(4) में जाने से पहले 173(4) में अगर आपको निर्देशित किया है तो जुडिशरी में कहा जाओगे? 175(3). अरे यही तो लिंक बना रहा है सर पूरा। बात समझ में आई सर? यही तो क्या कर रहा है सर पूरी तरह से
लिंक बनाया जा रहा है यहाँ पर प्रावधानों का। दूसरा प्रावधान सर, अगर मान लीजिए वहां पे भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वेरी वुड यू गो, आप कहाँ जाओगे सर? आप जाओगे फिर 223 में। 223 क्या है सर? कंप्लेन प्रोसीडिंग्स, परिवाद। फिर परिवाद करोगे सर, मजिस्ट्रेट के सामने क्या डालो? कंप्लेंट डालो। अगर वो नहीं होता तो फिर कंप्लेन करो। अगर ये भी नहीं होगा तो सर कहाँ जाओगे? 528, वेरी गुड, 528 में जाओगे आप। जो पहले क्या था? 482। अरे सर, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव रेमेडी के लिए 30 के साथ 173 2 को पढ़ो। यहां से एसपी साहब अगर ये नहीं करेंगे तो आप यहाँ आओ, क्योंकि देखिए एसपी साहब को भी, अब एसपी साहब को भी क्या है सर, ये निर्देश दिया हुआ है, एसपी साहब को भी ये निर्देश दिया हुआ है कि अगर आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन करा लो, या तो खुद से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से। जिस व्यक्ति के माध्यम से आप कराने को बोलोगे उसको भी वही सेम पावर होगी जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को होगी, जो कि पुलिस थाने के पार्षद अधिकारी को होगी। यही लिखा हुआ है ना 173 में, यही आप लिख के लाए होंगे। उसके बाद में अगर ये नहीं होगा तो फिर आप जाओ 173 में, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दो। ठीक है सर, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दी 175 3 के तहत। उसके बाद अगर वहां भी नहीं हो रहा तो कंप्लेंट लगाओ। अगर वहां भी नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट में जाओ। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई तो नोट कर लीजिए और समझ में आई क्या? अगर कुछ नहीं बचता तो फिर अल्टीमेट रेमेडी कहाँ क्या होगी आपके पास में? 528। और सर देखो जिस तरह से इसको लिखा हुआ है ना उसी तरह से पालना भी करनी है। पहले सबसे पहले ऐसे जाओगे और फिर ऐसे जाओगे, मतलब सबसे लास्ट में क्या लोगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे लास्ट में जाना है। ये बोला है सर अपने किस केस में बोला है सर? ये बोला है सर अपने केस में डी के बासु में बोला है। ठीक है ना सर? डी के बासु में बोला है और सकीरी वासु में, डी के बसु और सकीरी वासु दोनों बोला है। एक बासु है और एक वसु है, दोनों में बोली ये बात। डायग्राम नोट कर लीजिए। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज, लिखना स्टार्ट कीजिए। कोई बच्चा अगर ईयरफोन लगाई क्लास ले रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों की बात करो, तो क्या उसको हवा की आवाज आ रही है? हल्की हल्की अभी आ रही है हवा की आवाज, या फिर अब आ रही है? थोड़ा सा ये माइक जब से मैंने चेंज किया है ना तब से इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा ओवर से, हाँ ये ओवर सेंसिटिव, पहले नहीं आती थी, पुराने जो माइक थे हमारे उसमें नहीं आती थी, लेकिन ये ज्यादा सेंसिटिव माइक है, इसमें बहुत बारीक वॉइस भी ये कैप्चर करता है। ठीक है सर, आगे चलिए। ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा एक केस का नाम लिखिए। एक केस का नाम लिखिए प्लीज। डी के बसु वर्सेस डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज 1997 सुप्रीम कोर्ट। प्लीज लिखिए इसमें। एक और केस लिख लीजिए इसके साथ ही, साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इंटरव्यू में पूछ लेते हैं सर ये कि एफआईआर दर्ज नहीं है तो क्या क्या रेमेडीज हैं अवेलेबल। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को सिर्फ ये रेमेडी पता होती है कि डायरेक्ट तो उसमें पढ़ा है ना सर, तभी तो प्री मेंस निकाला है। बच्चों को भी पता होता है कि दे हैव टू मेंशन अबाउट सेक्शन 173, लेकिन बाकी जो रेमेडीज हैं हाई कोर्ट वाले सोचते हैं कि क्या हाई कोर्ट आप भेज देंगे, हाई कोर्ट आने का क्या प्रोविजंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस। इंटरव्यू में बेसिकली इस तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है ना सर। तो अच्छा इंटरव्यू तब जाएगा तो पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। लिखिए इसमें, The Honorable High Court, the Honorable Supreme Court held that, the Honorable Supreme Court held that, the Honorable Supreme Court held that before approaching to the High Court, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्देशित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्देशित किया कि before approaching the High Court, the party should exhaust all his other remedies. अभिनिर्देशित किया कि उच्च न्यायालय आने से पूर्व पक्षकार को अपने सभी अनुतोष को समाप्त करना होगा, अपने सभी अनुतोषों को समाप्त करना होगा। एक बार मैं इसे पढ़ा रहा था इस सब्जेक्ट को, सीआरपीसी को, तो एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर देखो, उसने बहुत लॉजिकली सवाल पूछा, ठीक है ना। अब उसने सवाल क्या पूछा था मुझसे, एक स्टूडेंट ने, कि सर आप कह रहे हो कि आप मजिस्ट्रेट के सामने लगाइए, आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या लगाओ सर, आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन लगाओ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो सर ये लगती है लोकल मजिस्ट्रेट के, कहाँ लगती है, स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने लगती है। मैंने आपको पढ़ा दिया ये प्रोविजन। सर फिर हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो ये भी तो सर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने ही जाओगे ना आप। जब आदमी ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट कर चुका है तो फिर इसमें क्या फायदा है, अगर लॉजिकली आप सोचो तो। कोई परिवार भी तो आप स्थानीय मजिस्ट्रेट को दोगे ना। सवाल ये है, तो इसका एक आंसर सुन लीजिए सर। एक बात है ऐसी, सवाल तो अच्छा है, लेकिन किसी के दिमाग में कोई खबर हो तो प्लीज मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए, मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों का जुडिशियल माइंड कितना काम करता है। वेरी गुड। और कोई सवाल और कोई जवाब कोई देना चाहता है ऑनलाइन वाले बच्चों में? जवाब मुझे मिल चुका है इस क्लास से। और कोई जवाब कोई देना चाहे ऑनलाइन वाले बच्चों में? सवाल ये वापस समझ लीजिए कि सर ऑलरेडी आप लोकल मजिस्ट्रेट को देते हो, ये भी लोकल मजिस्ट्रेट समझ जाता है। तो सर प्रॉब्लम क्या आती है कि सर एक मजिस्ट्रेट जो रिजेक्ट कर चुका है खुद से, आप कंप्लेन में उसको फिर से लेके आ रहे हो। तो देखो इसके 2-3 रीजन है। देखो सर, कंप्लेन केसेस में क्या होता है सर, जब कंप्लेन आप लेके जाते हो, जिस दिन आप कंप्लेन लेके जाते हो ना सर, उस दिन आप अपने सारे गवाहों को भी लेके जाते हो। आपके विटनेस का भी एग्जामिनेशन होता है, सबका एग्जामिनेशन होता है। कंप्लेन बहुत डिटेल प्रोसेस होती है केस एडमिट के तब। पहले रीजन तो ये होता है सर, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो वो इतना डिटेल में नहीं है जितना कंप्लेन के टाइम पर चीजें हो जाती है। दूसरी चीज देखो सर, कंप्लेन जो अमूमन फाइल होती है वो सीजेएम साहब के सामने होती है, सेक्शन 212 में। मैंने आपको 212 में बताया होगा, मेकिंग ओवर ऑफ द केसेस टू द मजिस्ट्रेट, 212 में बताया होगा मैंने आपको। तो पहली बात तो ये भी समझिए कि जब आप सीजेएम साहब के सामने, एक देखो सिंपल एप्लीकेशन लगा रहे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन अगर आप कंप्लेन में जाओगे तो कंप्लेन कहाँ लगती है, सीजेएम साहब के सामने, एसीजेएम साहब के सामने। फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मार्क कर देते हैं कंप्लेन कॉग्निजेंस लेने के बाद। समझ में ये बात? एक तो ये रीजन हो गया। लेकिन अब आपका सवाल ये भी सर, कहीं कोर्ट जैसे होते हैं जहां पर एक ही मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, जहां पर एक ही मजिस्ट्रेट साहब है, तो फिर आप देखो ऐसी अगर सिचुएशन फंसती है तो आप तो भी आप किसके पास जाओ, सीजेएम या एसीजेएम को ही अप्रोच करो जो उसके सुपीरियर है, वहां जाके उनको समझाओ और उनको बताओ कि ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं 175(3) की एप्लीकेशन, लेकिन वो आउटराइटली रिजेक्ट हो गई। बात समझ में आई? एक क्लास में एक स्टूडेंट है, उनके फादर अभी उस पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बहुत बड़ी पोस्ट है एपीपी में। आप अपने रिटायरमेंट तक भी जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी बड़ी पोस्ट होती है जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब एडीपीओ होता है, एडीपीओ के नीचे की जस्ट पोस्ट है ये। एडीपीओ जो बनते हैं वो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं। एडीपीओ कौन बनते हैं?
जो अपने सिविल जज वाले जो होते हैं, एडीजे रैंक वाले को एडीबीओ बनाते हैं, उसके नीचे जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, जो डिपार्टमेंट प्रमोशन से आप जाते हो, टॉप प्रमोशन की स्टेज होती है। तो उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी अभी, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया क्योंकि उनका बच्चा यहीं पढ़ता है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर 175(3) में जो इंक्वायरी की बात की जा रही है, एक इंक्वायरी की बात की थी ना सर, कि अगर आउटराइट ओम प्रकाश अंबेडकर की गाइडलाइंस लिखवाई थी मैंने आपको, एक इंक्वायरी और जांच के आदेश दिए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सर ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी तो सर दो तरफा होती है ना, पुलिस अपने स्तर पे इंक्वायरी क्यों कर रही है? अक्यूज से भी पूछे, विक्टिम से क्यों पूछ रही है? अक्यूज से भी पूछा जाए, अपराधी से भी पूछा जाए ना। अगर सर मैं आज इंक्वायरी कराने के लिए किसी आदमी को अपॉइंट कर दूं, मान लीजिए मैंने आई अपॉइंट दिस गाय कि आप जाइए इंक्वायरी कीजिए, तो इंक्वायरी करेगा तो फिर एक ही पार्टी से थोड़ी पूछेगा, दूसरी पार्टी से भी पक्ष लेगा ना। तो वो कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट साहब को, मतलब पुलिस वालों को ये भी इंस्ट्रक्शन ग्रांट किए जाने चाहिए कि अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो आप विक्टिम के साथ साथ अक्यूज के भी स्टेटमेंट लो, उसको भी रिकॉर्ड करो तभी तो। लेकिन मजिस्ट्रेट इसको ग्रांट नहीं करे, तो मजिस्ट्रेट इस पे क्या नहीं करे थे, ऐसा ऑर्डर पास नहीं करे थे मजिस्ट्रेट। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई आदेश है क्या? तो मैंने ओम प्रकाश अंबेडकर उस टाइम पहली बार पढ़ा, मैंने कहा एक आदेश तो आया लेकिन इसके बारे में बात नहीं की है, आप चाहो तो इसमें रेफरेंस लगा दो हाई कोर्ट में, आप चाहो तो इसमें क्या कर दो, रेफरेंस। इन मामलों में रेफरेंस लगते हैं, मतलब जहां पर कोई भी लॉ नहीं है वहां पर क्या लगता है, और हाईकोर्ट के रेफरेंस के प्रोविजंस हैं बीएनएसएस के अंदर। There are specifically 395 is there, already it was 395 for the reference, अब तो शायद चेंज हो गया होगा, बट रेफरेंस का मतलब होता है कि सर ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई भी बिंदु डिसाइडेड नहीं है बाय द हाई कोर्ट और इधर बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंक्वायरी करने को ऑर्डर दे रहा है मजिस्ट्रेट 175(3) में पुलिस को, तो पुलिस को यह भी डायरेक्शन दिया जाए कि अक्यूज का भी पक्ष सुना जाए। ऐसा डायरेक्शन मजिस्ट्रेट नहीं दे रहा था, तो प्रकाश अंबेडकर में ऐसा कुछ तो बात थी नहीं। अब तुमको ये पॉइंट समझ में आया, बताओ क्या उनका क्या सवाल था और मैंने क्या उनको जवाब दिया? आप समझ रहे हो कि लॉ बहुत डेप्थ है, कानून ऐसा नहीं होता कि हम आए और सिंपल आके लॉ को इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिए। जजमेंट क्या है, उसके बाद रूलिंग क्या है, उसके बाद किस पॉइंट पे हमको आर्ग्यू करना है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और कोर्ट में जो प्रैक्टिस चल रही है ना सर क्रिमिनल की, इसी पे चल रही है, चैप्टर 13 पे ही। कंप्लेन के केसेस इतने थोड़ी आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो केसेस आते हैं ना सर, अपने चेक बाउंस वाले मैटर होते हैं, वही है बस कंप्लेन केस में, उसमें वो कंप्लेन के थ्रू फाइल होते हैं, वो उसमें लगती कंप्लेन, सिर्फ वो मैटर है जो रेगुलर कंप्लेन केसेस में आते हैं। बाकी सब तो एफआईआर से आ रहे हैं, 80% वकालत तो एफआईआर की है और 20% की जो एनआई की वकालत है या कोई नॉन कॉग्निजेबल केस की वकालत है, तो वो कंप्लेन के थ्रू आ रही है। तो बात समझ में आई? वाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर फर्स्ट? क्योंकि ये समझ में आता है तो पूरा बीएनएस से समझ में आता है। डेफिनेशन समझ ली, नाउ कम टू दिस पार्ट। तो सर ये पॉइंट समझ में आया? आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा ऑनलाइन वाले बच्चे। इट इज 436 बीएनएसएस, 395 में अब रेफरेंस नहीं था, ये आ गया, ठीक है ना सर? तो रेफरेंस हो सकता है। अब तुम ये बात समझ लो कि सर मजिस्ट्रेट चेंज हो जाते हैं बहुत सारे मैटर्स में, बात समझ में आई? क्योंकि देखो सर, भलाई से आपका ग्राम न्यायालय क्यों ना हो, भलाई से आप एक छोटी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों ना हो, अरे कोई ना कोई तो आपका सीजेएम होगा, कोई ना कोई तो तुम्हारा सीजेएम होगा, और उस सीजेएम के अंदर तुम्हारा एरिया भी तो आता होगा, तो वो भी तो तुम्हारे लिए लोकल मजिस्ट्रेट है ना। क्या सीजेएम को मजिस्ट्रेट नहीं बोल सकते क्या? नहीं सर, सीजेएम भी कौन है? मजिस्ट्रेट ही है अल्टीमेटली। अगर उसने 175(3) की एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है तो आप कहां जाओ? एसीजेएम साहब के सामने या फिर सीजेएम साहब के सामने, जो भी आपके एरिया के हैं वहां जाओ। लेकिन आप ये नहीं कि 175(3) की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो इसकी अपील कर रहे हो, इसकी कोई अपील नहीं है सर। अब आप क्या कह रहे हो सर? अब थोड़ा सा सुनना सर ध्यान से, दिमाग की चीजें, तुम्हारे दिमाग थोड़ा सा खुलने वाला है, ध्यान से नहीं सुनोगे तो तोते उड़ जाएंगे। सर आप कह रहे हो कि सर ये जो एप्लीकेशन है, सुनिएगा ध्यान से, सर आप कह रहे हो ये जो एप्लीकेशन है इसकी कोई अपील नहीं है। हाँ, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। क्या है ये? इंटरलोकेटरी ऑर्डर मतलब अंतर्वर्ती आदेश। अंतर्वर्ती आदेश का मतलब क्या होता है सर? देखो, इंटरलोकेटरी ऑर्डर के मामले में, इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो होते हैं सर, उसके मामले का रिवीजन नहीं होता है। इसका उसका क्या नहीं होता? रिवीजन नहीं होता, तो इसमें रिवीजन भी फाइल नहीं होता। बात समझ में आई? डिपेंड करता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होते हैं, अंतर्वर्ती आदेश क्या होते हैं। दोबारा समझ लो, सीपीसी में बताया था सर, ऐसे आदेश जो वाद के गुणागुण को प्रभावित नहीं करते, मतलब ऐसे ऑर्डर जो किसी वाद के, क्या सॉरी, किसी केस के मेरिट्स को इफेक्ट नहीं करें, उसके मेरिट को प्रभावित नहीं करें।
सर 175(3) की एप्लीकेशन लगाई है, क्या उसके गुणागुणों पर प्रभाव पड़ रहा है क्या केस के? मिश्रा साहब नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। लेकिन अगर वहीं पे ऑर्डर हो किस चीज का, कोग्निजेंस का, किसका ऑर्डर हो, और संज्ञान पर मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान नहीं लिया है या संज्ञान ले लिया है मामला नहीं बनते हुए भी, तो सर वो गुणागुणों पर प्रभाव डालेगा। इसलिए कोग्निजेंस की रिवीजन करते हैं लोअर कोर्ट में, कोग्निजेंस की बहुत बहुत रिवीजन लगाते हैं कि कोग्निजेंस कैसे ले लिया, क्योंकि सर वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, एक बार आप सेक्शन निकालिएगा, इट इज 399 398 अर्लियर, नाउ इट इज, मेरे को थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना। तुमको लोगों ने, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ऑनलाइन जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ रखा होगा, ठीक है ना सर, दे हैव रीड सीआरपीसी फॉर मल्टीपल टाइम्स, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है सर। तो पीछे वाले ज्ञान को थोड़ा सा इरेज कर दीजिए अभी कुछ टाइम के लिए। देयर इज ए प्रोविजन, मैं आपको दिखा देता हूं। अरे यार, तो दिक्कत क्या है ना कि इन प्रोविजंस ने मुझे, तो आप समझेंगे नहीं कितना परेशान किया हुआ इन प्रोविजंस ने मुझे। सेक्शन निकालिए एक बार, 437 के बाद होगा सर, अगर ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ किसी ने 438(2), हाँ वेरी गुड रिचा, थैंक यू। जब कभी भी मुझे थोड़ा सा लगता है ना कि यार क्या सेक्शन है क्या प्रोविजन है, तो देयर इज सम गर्ल इन द क्लास ना, वो उसको पता है कि किस बारे में पूछ रहा हूँ। 438(2) देखिए, the power of revision conferred by this subsection 1 shall not be exercised in relation to the any interlocutory order passed। 438 का दूसरा क्लोज देख लीजिए प्लीज, ठीक है, तो समझ में आई बात। तो सर ऐसा है, हम कहते हैं सर जिस चीज की अपील नहीं हो सकती उसका उसका क्या होता है सर, रिवीजन, उसका क्या होता है सर, रिवीजन। लेकिन 175(3) में अगर मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश नहीं दिया है अनमजिस्ट्रेट के लिए, अगर ऑर्डर नहीं आया इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होता, फिर आप जाइए कंप्लेंट में, बात समझ में आई। क्योंकि अगर कॉग्निजेंस का ऑर्डर लिया जा रहा है, वही संज्ञान पर आदेश दिया जा रहा है, तो सर वो गुणागुण के आधार पर दिया जा रहा है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबल ऑफ जुडिशियल माइंड। अगर मजिस्ट्रेट हमने जुडिशियल माइंड लगा दिया है, न्यायिक मेधा का प्रयोग कर दिया है, जुडिशियल माइंड अप्लाई कर दिया है किसी केस के ऊपर कि संज्ञान लेना है या नहीं लेना, मैटर बन रहा है या नहीं बन रहा, whether the prima facie case is made out or not, क्या प्रथम दृष्टया मामला हुआ पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा, ये तो संज्ञान होता है। अगर संज्ञान ले लिया मतलब मजिस्ट्रेट साहब ने गुणा गुण पर टिप्पणी करी है, मेरिट्स ऑफ द केस पर कोई ना कोई कमेंट किया है, तो उसका क्या हो जाएगा फिर, रिवीजन। लेकिन इन आदेशों के क्या नहीं होते सर, इन आदेशों के रिवीजन नहीं होते। जैसे 223 कंप्लेन केसेस के ऊपर भी, अब कंप्लेन केस नहीं लिया है तो उसका रिवीजन नहीं है, फिर मजिस्ट्रेट साहब की मर्जी थी, नहीं लिया नहीं लिया, बात समझ में आई। अगर सर ऐसे ही रिवीजन खेलते रहेंगे, ऐसे रिवीजन खेलते रहेंगे सर, तो फिर हाईकोर्ट कौन पहुंचेगा, बात समझ में आई सर। इन प्रोविजन का क्या मतलब है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड द क्लियरिटी ऑफ दोस कांसेप्ट्स। कि अंतर्वर्ती आदेश क्या होते हैं सर, वो आदेश जो मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं डालते, तो रिवीजन इंटरलोकेटरी ऑर्डर की नहीं होती, क्योंकि इंटरलोकेटरी ऑर्डर मतलब कि सर जो मेरिट्स को इंपैक्ट ना करें केस के। संज्ञान एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। आज अब ये लेवल पे सवाल नहीं आते आरजेएस के अंदर, हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन ये लेवल आएगा, ये एडीजे का लेवल है, ये लेवल एक दिन आएगा कि कौन से है। इसकी एक डिटेल लिस्ट लिखवाई थी मैंने आपको, एपी वाले बच्चों को लिखवाई थी ना, कुछ याद है आपको, एपी वाले बच्चे जिन्होंने एपीओ की क्लास ली है सीआरपीसी में, मैंने एक लिस्ट लिखवाई थी कि कौन कौन से ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, कौन कौन से नहीं है। एक जजमेंट मैंने भेजा था, कुछ जजमेंट शायद मैंने फॉरवर्ड किया हुआ इस क्लास में, नहीं यार तुम लोग देखते नहीं हो, लेकिन मैंने इतना कंटेंट भेजा हुआ इस क्लास में। एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट था, उन्होंने डिटेल बताई है कि कौन कौन से इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, कौन कौन से इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। भेजा हुआ है, शायद पहले भेजा हुआ है मैंने जजमेंट, किसी को अगर याद आ रहा हो तो ठीक है सर, अब याद है तो ठीक है, नहीं आएगा तो दोबारा भेजेंगे। ऐसा तो नहीं कि पत्थर की लकीर है, एक बार लिख दिया दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा काम ही पढ़ाने का, दोबारा भेज दूंगा। जब रिवीजन में पहुंचेंगे उस जजमेंट को ढूंढूंगा, जैसे मोदी जी ने कहा ना कि ढूंढूंगा,
ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, जहां भी छुपे होंगे वो पाताल में छुप जाए, लेकिन ढूंढ के मारेंगे। वैसे ही जब भी ये पढ़ाऊंगा तो ढूंढ के तुम्हें जजमेंट भेज दूंगा मैं। बात समझ में आई सर? लेकिन इन चीजों का मत तो समझिए। क्वेश्चन लिखिए, will encryptic information amount to an FIR? Will an cryptic information amount to an FIR? क्या कोई अस्पष्ट सूचना को FIR में तब्दील किया जा सकता है? FIR में तब्दील किया जा सकता है? क्या कोई अस्पष्ट सूचना को FIR में तब्दील किया जा सकता है? ऐसा है सर। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रिप्टिक मतलब क्या होता है? अस्पष्ट सूचना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए तुम पुलिस स्टेशन में बैठे हो, तुम हो एक सब इंस्पेक्टर, तुम या फिर तुम एक SHO, तुम एक DSP, तुम अपने पुलिस स्टेशन में बैठे हो और तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पे वो बना हुआ है, तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पे क्या बना हुआ है? तुम्हारा ऑफिस बना हुआ है, बढ़िया AC की ठंडी हवा में अपनी फाइल वाइल देख रहे हो, रेगुलर काम देख रहे हो। तभी एक पत्थर आता है तुम्हारे ऑफिस के अंदर जिसमें एक कागज लिपटा रहता है, ठीक है ना सर? पत्थर आता है तो तुम उठ के देखते हो कि पत्थर किसने फेंका था, पर तुम देखते हो कि इसमें कागज लिपटा हुआ है। उसमें तुमने खोल के देखा तो एक उसमें पूरा टाइप किया हुआ और पूरी डिटेल में चीजें थी, या फिर उसमें ऐसी चीजें थी कि इतने बजे से पहुंच जाना, वहां पर कोई ऑफेंस होने वाला है, ठीक है सर? आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। पुलिस वाला तो खुद कहीं से सूचना प्राप्त होने पर मामला दर्ज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है सर? क्या पुलिस वाला खुद कर सकता है क्या मामला दर्ज? तो कहने का मतलब है, क्या एक क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को हम FIR में तब्दील कर सकते हैं? क्या कोई अस्पष्ट सूचना के ऊपर हम उसको FIR में बदल सकते हैं? सवाल यह है सर। ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब जुडिशियल अकेडमी में पढ़ाई जाती है। कहाँ पढ़ाई जाती है? जुडिशियल अकेडमी में, ठीक है ना सर? क्योंकि एक मित्र हमारे RJS बने थे 2019 बैच में। एक दिन ऐसे उनके साथ बैठ गए थे, तो वो बता रहे थे कि यार देख संजय दत्त भी है। तो मैंने बोला सब मैं पढ़ाता हूँ भाई क्लास में। अरे तो बहुत अच्छी बात पढ़ाता है। मैंने कहा हाँ सुन लीजिए सर, ये आपको जुडिशियल अकेडमी में मिलेगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये, तो उसको ध्यान से सुनिए और इस तरह अपना उठाइए थोड़ा। कल को जज बन के जाओ तो ऐसा बोलना चाहिए अब थान से बढ़ के आया है, आता है सब, ठीक है ना? आप सुनिए ध्यान से। अब सवाल ये है कि क्या उसको आप FIR मानोगे? क्या आप उसको FIR कंसिडर करोगे? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मानोगे? सवाल ये है। देखिए पहली बात तो ये, मान लीजिए कागज में से आया कि एक लाश पड़ी है पुराने नाले के पीछे या पुराने पहाड़ के पीछे, जाके उसको लाश उठा लो वहां से, और पीछा करने की कोशिश करी तो वही हाल तुम्हारा भी कर दूंगा, ऐसे करके पुलिस वाले को धमका दिया। उसमें पुलिस वाला देख रहा है कि नीचे से कहां से कागज आया है। CCTV का जमाना नहीं है, CCTV नहीं है मान लीजिए उस जगह पर। अब इंफॉर्मेशन तो मिली है तो तुम PCR लेके निकल गए कि चलो तस्दीक करके आते हैं। इसको क्या कहते हैं? तस्दीक। सूचना की तस्दीक करके आते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में, सीन ऑफ क्राइम पे क्या चल रहा है। तो वहां पहुंचे एंड यू विल फाइंड ए डेड बॉडी ओवर देयर। आपको एक डेड बॉडी मिल गई वहां से, आप FIR दर्ज करना चाहते हो। व्हाट वुड द रियल इम्पैक्ट, और आप कैसे FIR दर्ज करोगे, दूसरी बात में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जब भी कोई ऐसी चीजें होती है तो इसको रोज नाम से में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? जिसको हम कहते हैं डेली डायरी। अब डेली डायरी में हर चीज लिखी जाती है कि हम फलाना जगह जा रहे हैं, सूचना से प्राप्त हुई है, किसी ने कोई अननोन कागज भेजा, हमें सूचना ऐसी मिली। FIR नहीं माना जाता इसको FIR नहीं माना जाता। इसको FIR क्यों नहीं माना जाता सर? क्योंकि जो जिसने सूचना दी है, क्या आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाओगे? क्या आप उसकी प्रतिपरीक्षा ले पाओगे? क्या कोई स्टेटमेंट है आपके पास में? ये FIR नहीं होती है सर, ठीक है ना सर? तो जो एक शब्द लिखा है डायरेक्ट निकालिए। एक शब्द लिखा है सेक्शन 176 में आइए, एक छिहत्तर में एक शब्द लिखा है, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज में आता है सर। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कहां आती है सर? अदरवाइज में। जहां लिखा है ना सर, यदि पुलिस थाने के बाद अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कहां आती है सर? वहां पर आती है। तो मतलब he can start with the investigation thing, he can start with the investigation part, he can do the investigation first। FIR बाद में दर्ज होती रहेगी, FIR बाद में गुमनाम के नाम से
दर्ज कर देंगे, ठीक है ना सर। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, किसी गुमनाम व्यक्ति ने दी है। समझ में आई बात, समझ में आई इन केसेस में क्या होता है। लेकिन अगर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर अस्पष्ट सूचना बहुत डिटेल में लिखी हुई है, विस्तार में लिखी हुई है, उसने लिखा सर मैं XYZ कंपनी में नौकरी करता हूं और नौकरी में वहां करता था, तो वहां पर एक अशोक नाम का युवक था, उससे मेरी दोस्ती हो गई, बाद में हम दोस्ती में मैंने पैसे वैसे उधार दिए उसको, इस वो पैसा मैं उसको पैसे लौटाना चाहता हूँ, लेकिन वो मतलब पैसे वो मेरे पैसे दे नहीं रहा। एक दिन सर ऐसे ही हम लोग कोई बात हो गई थी, तो मेरे को किसी बात चुप गई उसकी, साथ लेके गया, शराब पिलाई, नॉन वेज मुर्गा पार्टी करी, और उसके बाद मैंने कहा आई गेम इट ओवर है ना करके उसने लिखा, और अनजान करके उसने अपना नाम नहीं लिखा नीचे। लेकिन उस कंपनी में अगर पुलिस गई और उस कंपनी में जाके पता लगा कि उसके साथ कौन रहता था, अशोक की कॉल डिटेल्स मिली, उससे मालूम पड़ा कि ये दोनों सेम लोकेशन पे एक ही आदमी गया था, जिसकी दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम जगह थी, तो FIR की जगह नाम आ जाएगा उसका, जिसने अशोक को मारा है। अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है तो क्रिप्टिक को भी FIR में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई, लिखिए लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन मीन्स such information which is not detailed। अस्पष्ट सूचना से यह तात्पर्य है, अस्पष्ट सूचना से यह तात्पर्य है कि ऐसी सूचना जो कि विस्तृत रूप से नहीं है, जो कि विस्तृत रूप से नहीं है, जो कि विस्तृत रूप से नहीं है, एंड इट इज नॉट सर्टेन, तथा ऐसी सूचना जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, इट इज कॉल्ड क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। इसे अस्पष्ट सूचना समझा जाता है, इसे अस्पष्ट सूचना समझा जाता है, इसे अस्पष्ट सूचना समझा जाता है। पैराग्राफ लिखिए। If any police officer received such type of information, if any police officer received such type of information, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार की सूचना प्राप्त की जाती है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त की जाती है, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार की सूचना प्राप्त की जाती है, then he will note in daily diary, तो वह डेली डायरी में से दर्ज करेगा, डेली डायरी लिखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोजनामचा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोजनामचा, इसे रोजनामचा भी कहा गया है, इसे रोजनामचा भी कहा गया है। in which he will mention, in which he will mention, in which he will mention that what time he received information, जिसमें वह यह दर्ज करेगा कि, जिसमें वह यह दर्ज करेगा कि, जिसमें वह यह दर्ज करेगा कि किस समय सूचना प्राप्त की गई, 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 कोमा, he will also note the time where on which he will also note the time on which the police proceed to the spot, police proceed to the spot। वो उसमें ये सूचना भी दर्ज करेगा कि, वो उसमें ये सूचना भी दर्ज करेगा कि किस समय पुलिस द्वारा अपराध के स्थान पर पहुंचा गया, किस समय पुलिस द्वारा अपराध के स्थान पर पहुंचा गया, एक्सेट्रा, इत्यादि 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 इत्यादि। हाँ, पहुंचा गया इत्यादि, भाई किस समय पहुंचा गया इत्यादि।
ठीक है सर, पैराग्राफ में लिखिए यूजुअली 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 पुलिस डू नॉट कन्वर्ट क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन इनटू द एफआईआर। सामान्यतः सामान्यतः पुलिस अस्पष्ट सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवर्तित नहीं करती into an FIR, परिवर्तित नहीं करती। However, if the cryptic information is very long in itself, हालांकि यदि अस्पष्ट सूचना स्वयं में काफी विस्तार पूर्वक दी गई है, then the police officer may convert into an FIR, विस्तार पूर्वक दी गई है तो पुलिस अधिकारी उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में अभिलिखित करेंगे। ठीक है सर, ये तो हो गया क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एक केस का नाम लिखेंगे। अब क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन में सर वो चीजें भी आती है, जैसे किसी ने फोन किया, पहले क्या था, टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, पहले क्या था, पीसी हुआ करते थे, है ना, पीसी हुआ करते थे, एसटीडी पीसी हो, उसमें सिक्का डाल के कॉल कर देते थे। अब उस ऐसी जगह से अगर फोन किया जा रहा है, सपोज कीजिए, वो भी क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन ही है। जैसे पुलिस वाले को पुलिस कंट्रोल रूम पे किसी ने पीसीओ से फोन किया, पुलिस वहां पहुंची तो बोले कि तो पब्लिक बूथ है, आसपास कोई कैमरा भी नहीं है। इस तरह की भी पहले हुआ करते थे। बात समझ में आई सर? तो अर्लियर इट वाज आल्सो देयर, मतलब ये पहले भी चीजें हुआ करती थी। बात समझ में आई? किसका नाम लिखिए, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वीवी पांडुरंगा। वर्सेस वीवी पांडुरंग राव। दिस इज 2009 सुप्रीम कोर्ट। एक और केस इसमें, सुराजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2013। एक और केस है, जेसिका लाल हत्याकांड सुना है आपने, नो वन किल्ड जेसिका, किसने मूवी देखी है वाली? देखिए नो वन किल्ड जेसिका, उसमें पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी क्रिप्टिक ही होती है। अगर आपको अच्छे से पता है, मूवी देखी हो किसी ने, तो उसमें भी उसकी डेथ के बारे में पुलिस को किसी को फोन करते हैं। किसका नाम लिखिए, मनु शर्मा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। मनु शर्मा वर्सेस एनसीटी, ये जेसिका लाल केस है, 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसको जेसिका लाल हत्याकांड भी कहते हैं। मनु शर्मा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। अरे जो मनु शर्मा है ना, मनु शर्मा, इसका जो आरोपी है, अभी इसने एक लीकर फैक्ट्री खोली। आप लोगों को नाम बताऊंगा लीकर फैक्ट्री, तो जो लोग शो किए होंगे वो जान जाएंगे कि जिस लीकर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, उस लीकर फैक्ट्री को, मतलब उस लीकर को बेस्ट विस्की का अवार्ड मिला। ब्रांड का नाम है इंद्री। हैव यू हर्ड एनीवन? इंद्री के बारे में सुना है आप लोगों ने? इंद्री से लीकर ब्रांड।
इंद्री का ओनर है ये। मनु शर्मा कौन है? इंद्री का ओनर। ये स्टोरी इसलिए बता रहा था कि याद रहे केसेस। मनु शर्मा एनसीटी ऑफ दिल्ली, जेसिका लाल की हत्या भी शराब मांगने के केस में हुई थी। वो बार टेंडर का काम करती थी, बार गर्ल का काम करती थी। उसने बोला था शराब पिलो, उसने बोला कि टाइम हो गया, जाओ जाओ कल आना। तो इतना मोटिवेटेड आदमी था, इसने शराब की फैक्ट्री खोल ली। फिर समझ नहीं बात, सब क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन का ही मामला है, ठीक है ना सर। बाहर निकला, फिर इसने ये ओपन इज ओन शॉप। और इंद्री जो है वो इंद्री का ब्रांड है, इट्स वेरी रिनाउंड ब्रांड। लिखिए इसमें, थोड़ा सा लिखिएगा इसमें। एक और बात सुनिए, देखिए सर, अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है तो फिर 162 उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब 162 जो पुराना था, वो पुराना वाला सेक्शन बता रहा हूं मैं, लेकिन ये तुम थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके लिखा दूंगा। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा कि 162 क्या 161 क्या है। जो पुराने सेक्शन से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा कुछ टाइम बाद। तो बस लिखना स्टार्ट करो इसमें, ठीक है ना। इफ द टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन, ये तीनों केस में एक ही बात, सिमिलर बात बोली, मैं एक साथ दिखा देता हूँ। इफ द टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन which is in cryptic form, यदि टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना, जो कि एक अस्पष्ट सूचना के रूप में है, if the information is very wide and detailed, यदि सूचना काफी विस्तृत तथा व्याख्यात्मक रूप से है, then it will be considered as an FIR, तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा। And any witness whose statement recorded by the police officer, and any witness whose statement has been recorded by the police officer, यदि किसी साक्षी का कथन पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाता है, recorded by the police officer in the course of investigation, जो कि अन्वेषण के दौरान है, it will hit by section 1 section 181। इसका सीधा प्रभाव धारा 180 से होगा। And therefore the witness who gave the statement
द विटनेस हु गेव द स्टेटमेंट, और इसलिए जिस साक्षी द्वारा कथन दिया गया है, और इसलिए जिस साक्षी द्वारा कथन दिया गया है, जिस साक्षी द्वारा कथन दिया गया है, जिस साक्षी द्वारा कथन दिया गया है, दिया गया है, his earlier statement cannot be used for corroboration. His earlier statement cannot be used for corroboration. कथन दिया गया है, उसका कोई पूर्ववर्ती कथन, उसका कोई पूर्ववर्ती कथन संपुष्टि के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। उसका कोई पूर्ववर्ती कथन संपुष्टि के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा, संपुष्टि के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। पैराग्राफ करके लिखिए, hence as a general rule, the cryptic information are not considered to be an FIR, इसलिए पैराग्राफ में लिखिए, इसलिए सामान्य नियम यह है कि अस्पष्ट सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में नहीं लिखा जाता। अस्पष्ट सूचना को प्रथम सूचना की रिपोर्ट में नहीं लिखा जाता। 180 181 हम समझेंगे। मैं हल्का से एक जस्ट बैकग्राउंड देता हूं आप लोगों को कि मैंने क्या लिखवाया और क्या नहीं लिखवाया, इन तीनों केसेस में क्या बोला गया वो भी सुन लीजिए। ये मनु शर्मा का नाम याद रखना, ठीक है ना सर। जास्टिका 180 बनी है, 181 लिख लो यार, 180 बोला था तो हाँ 181 कर लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। मेरे दिमाग में 180 चल रहा होगा क्योंकि अब 180 समझाऊंगा मैं आप लोगों को। 181 करना प्लीज। 180 को अगर मैंने हिंदी में 180 लिखवा दिया है तो प्लीज उसको 181 कीजिए, ठीक है, डन। अब सर समझिए 2 मिनट, ये क्या प्रोविजन बोला मैंने और क्या प्रोविजन नहीं बोला मैंने, ऐसे सुन लीजिए। सर ऐसा है, कोई ऑफेंस हुआ है, 2 मिनट देखिएगा सर, मेरे को बाद में कम समझाना पड़ेगा, अभी समझ लो थोड़ा सा। सर कोई अपराध हुआ है, ठीक है, कोचिंग की छुट्टी होती है 12 बजे, तुम जा रहे हो घर अपने, रास्ते में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था, तुम बस का इंतजार कर रहे थे, ई रिक्शा का इंतजार कर रहे थे, तुम भी वहीं खड़े थे, तुमने देख लिया कि ये गलत कार्य कर रहा है इस लड़के के साथ। तभी वो लड़का क्या करता है, बदतमीजी करने पर लड़की को बहुत तेज हाथ उठा देता है उसके ऊपर, ठीक है सर। तुम सब बीच बचाव करते हो, उसको पकड़ लेते हो और पुलिस को फोन कर देते हो, और सबसे आगे थे तुम, ठीक है ना लोकेश, तुम सबसे आगे थे महिला की रक्षा करने में। अब समझने की कोशिश कीजिएगा 2 मिनट। पुलिस को भी तुमने फोन किया, पुलिस भी आगे रही, कौन है लोकेश, कौन है लोकेश। पहले लोकेश कोई समझ सकता कि लोकेश ने कुछ गलत किया, लेकिन लोकेश ने बोला सर मैंने तो बुलाया आपको, इधर है सर मामला, ठीक है सर। ऑफेंस तो हुआ है, महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और लोकेश से बोल दिया कि अपने नंबर लिखा दो। लोकेश ने नंबर दे दिए, बोले शाम को जब बुलाया आपको थाने में आ जाना, एक बार आपके बयान दर्ज करेंगे। पुलिस जो बयान दर्ज करती है वो पहले 161 सीआरपीसी हुआ करता था, लेकिन अब बन गया 180। पुलिस जो बयान दर्ज कराती है, किसके बयान दर्ज कराती है सर, या तो विटनेस के या फिर विक्टिम के। देखो सर 180 में किस किस के बयान आते हैं, इसमें एक तो विटनेस के बयान भी आते हैं सर, एक विक्टिम के भी आते हैं, अक्यूज के भी आते हैं, सस्पेक्टेड के भी आते हैं, सबके बयान 180 में। लेकिन आप हेडिंग पढ़ोगे, हेडिंग चेंज तो नहीं कर दिया, 180 विटनेस लिखा हुआ है ना अभी भी। अगर आप हेडिंग पढ़ोगे ना सर तो हेडिंग में सिर्फ विटनेसेस लिखा हुआ है, लेकिन आप 180 के अंदर पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है हु आर अक्वेंटेड विद द केस। अरे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ यार, तुम लोग ऐसे बोलते नहीं हो तो मेरे को लगता है कि चेंज तो नहीं कर दिया कुछ। अक्वेंट लिखा हुआ ना, अक्वेंटेड विद द केस लिखा है ना, लिखा है ना, परिचित से परिचित समझे जाने वाले, और हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स। तो परिचित से परिचित तो कोई भी हो सकता है सर, विटनेस भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, अपराधी भी हो सकता है, सस्पेक्टेड भी हो सकता है। ये सब कौन होते हैं सर, परिचित। तो हमारा लोकेश परिचित है या नहीं है, क्योंकि लोकेश के सामने सब कुछ हो रहा था। तो लोकेश का बयान दर्ज कराने के लिए 180 में इसको बुला लिया गया।
एक बात समझिए, पुलिस को जो भी कथन देते हैं ना सर, जो स्टेटमेंट आप पुलिस को देते हो, 2 मिनट सुनिएगा सर, जो भी स्टेटमेंट आप किसको दे रहे हो, ये कोई काम के स्टेटमेंट नहीं है सर, इनका यूज नहीं होता। न तो आप इनका कॉन्ट्राडिक्शन करते हो, इनका ना तो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है और नहीं कोरोबरेशन। न तो इनको खंडन किया जा सकता है पुलिस को दिए हुए कथन को, न इनको संपुष्ट किया जा सकता है। क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन में तुम जगह पर पहुंचे, वहां पर तुम्हारी चाय की थड़ी थी, नाले के पीछे तुम्हारी चाय की थड़ी है, वहां पर तुमको पुलिस आई कि सर यहाँ पर कौन आया था, तो आपने बताया कि यार एक कार आई थी अभी अंदर 2 घंटे पहले। उसके बाद तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या कर लिया पुलिस ने, दर्ज कर लिया 180 में, क्योंकि तुम अक्विंट हो, तुम परिचित हो घटना से। तुम्हारे स्टेटमेंट का ना तो कोरोबरेशन हो सकता है और नहीं कॉन्ट्राडिक्शन। मच्छी मार्केट बन जाएगा कोर्ट अगर ये प्रोविजन ना हो तो। देखो सर पुलिस को दे बोला है, देखो सर पुलिस को दे बोला है, देखो सर पुलिस को दे क्या कह रहा है, सर पुलिस को दे कहा है, देखो सर। नहीं नहीं, एडवोकेट होते हैं ना सर, वो पता क्या करते हैं, हम क्या करते हैं सर, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स देते हैं। किसके डॉक्यूमेंट देते हैं? डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था सर 207 208 जो 230 231 के दस्तावेज है। अगर क्लास में हो तो सर याद होगा प्रोविजन, 230 231 के दस्तावेज जो 207 208 था पहले, उसके दस्तावेज दे देते हैं ताकि वो अपना केस प्रिपेयर कर ले। लेकिन वो क्या करता है सर, अच्छा इस विटनेस ने तो सर ये बात बोली है, ये विटनेस तो कुछ अलग कह रहा है। तो कोर्ट में जाके आप सीधा ये नहीं बोल सकते देखो सर विटनेस क्रमांक इसको, इसके बयान पढ़िए आप, देखो सर ये क्या कह रहा है, अब इसके बयान पढ़िए सर। तो बताएंगे भैया देख ये जो कथन दिए हैं पुलिस को, 180 में जो पुलिस को कथन दिए हैं, इनको तो डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकता। तो खैर कैसे यूज कर सकते हैं? अगर तुझे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उसको खंडन करना है, या फिर उसके समर्थन में कोरोबरेट करना है, संपुष्ट करना है, उस विटनेस को बुला। तो कह रहे सर ये शाम के स्टेटमेंट में कुछ कंफ्लिक्ट है, तो शाम को कटघरे में बुलाएंगे, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तब भी उससे सीधा नहीं पूछ सकते आप कि आपने ये स्टेटमेंट में ऐसे क्यों बोला है, उससे फिर भी आप ऐसे नहीं पूछ सकते, उससे घुमा फिरा के पूछना पड़ता है। मान लीजिए हेमांगी है, हेमांग ने बोला 2 घंटे पहले कार आई थी, सफेद कलर की कार थी, पुलिस ने इस बिहाफ पर जितने भी कैमरा लगे थे, सीसीटीवी लगे थे, कार पकड़ ली और कार निकली लक्ष्य शर्मा की। समझ नहीं भाई बात? और लक्ष्य की जो कार थी उस टाइम पर वो कहीं से आ रही थी, उसकी मोबाइल की लोकेशन बता दे कि वो गलत जगह से आ रही है, ठीक है ना सर। मतलब वो वहां पे उस एरिया में एक्सपोर्ट की, लेकिन वो वहां पे नहीं गई थी कार, वो मोबाइल की लोकेशन वहां की नहीं बता रही थी इसकी। अब मैं लक्ष्य का एडवोकेट हूं, तो मैं सीधा चाहता हूं कि हेमांग को कॉन्ट्राडिक्ट करूं कि व्हाइट कलर की कार कौन सी थी, सेडान थी, ओमिनी थी, कौन सी कार थी, क्या तूने इसको स्पष्ट रूप से देखा? मैं इसे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूं। उसमें सिर्फ हेमांग के स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सफेद कार मैंने देखी गई जो 2 घंटे पहले आई थी और चली गई, इसे सिर्फ ये बोला। पढ़ा लिखा काम है हेमांग, चाय की थड़ी लगाता है, इसको नहीं पता सफेद कार की वर्ना है, सफेद कलर की क्रेटा है, हैचबैक है, एक्सयूवी है, ही डज नॉट नो अबाउट द वेरियस डिटेल्स, इसको बहुत माइन्यूट डिटेल नहीं पता कार के ऊपर। अगर पढ़ा लिखा होता और कार की नॉलेज होती तो उसको पता होता ना कि सफेद कलर की कौन सी कार थी, इसको नहीं पता सर, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंसी नहीं है। देखो सर इतने डिटेल में 10 12 15 क्लास में समझाऊंगा, उसके बाद फिर तुमको हवा भी लगने दूंगा सेक्ट की, इसलिए प्यार को ध्यान समझ लीजिए। अब मैं एडवोकेट हूं लक्ष्य का, क्योंकि लक्ष्य की कार थी वो, तो मैं चाहता हूं हेमांग को कॉन्ट्राडिक्ट करना। मैं जज को ऐसे नहीं बोलूंगा सर इसने सिर्फ कार का उल्लेख किया है, आदमी का उल्लेख नहीं किया। इसने सिर्फ इतना किया है कि एक बहुत मोटा तगड़ा आदमी था। आपको मेरा क्लाइंट मोटा तगड़ा दिखाई देता है कहीं से? इज ए वेरी थिन मैन। ये आया को कटघरे में, तो ऐसे नहीं पूछोगे कि अच्छा क्या बोला तूने, सफेद कलर की कार थी, एक ही कार है मेरे क्लाइंट के पास में सफेद कलर की, ऐसे डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। तो मतलब पुलिस को दिए हुए कथन को न तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और नहीं कोरोबरेट करेंगे इन द डायरेक्ट मैनर। अगर आपको करना है तो इसको मैं क्या सवाल पूछूंगा, अच्छा सर आपने कार देखी थी सफेद कलर की, तो मैं उसके सामने 4 फोटो रखूंगा सफेद कलर की, सर ये सफेद कलर थी, ये सफेद कलर थी, या ये सफेद कलर थी, या ये सफेद कलर थी, 5 फोटो दूंगा इसको व्हाइट कलर की सेम कलर, उसमें एक गाड़ी किसकी होगी? इसकी।
लक्ष्य की होगी। बताइए सर कौन सफेद कलर की कार थी? समझ में आई? और पांचों सफेद कलर की कार जो मैं दूंगा इसको, एक में अपनी जो पट्टी होती है, एक में कमर्शियल वाहन की पट्टी लगाऊंगा पीले कलर की पट्टी, एक पट्टी लगाऊंगा मैं जो अपने ईवी वाली साइन वाली पट्टी होती है, एक पट्टी लगाऊंगा मैं जो सेल्फ ड्राइविंग काले कलर की पट्टी आती है। नंबर प्लेट में सब में अलग अलग दूंगा और इसको दूंगा। मैं देखना चाहता हूं क्या ये इतने माइन्यूटली चेक करेगा? एडवोकेट की शार्पनेस का पता लगता है उन चीजों से। आपने उसको 5 चीजें दी, बताओ कौन सी कलर की कार थी, कौन सी गाड़ी थी। तो वो अगर गलत बताएगा तो मैं क्या कह दूंगा, सर जब इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा तो इनकी जो नीचे पट्टी लगी हुई है, कमर्शियल है या ईवी है या सेल्फ ड्राइविंग है, जब इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता तो ये व्हाइट कलर की कार में कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है? तो मतलब मैंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया बाय पुटिंग माय आवर ओन एफर्ट्स। मैंने खुद के एफर्ट्स लगाए, कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा ऐसे? सीधे सवाल पूछ के नहीं कर सकता। वैसे सर क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो ये भी क्या थी? क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन ही थी और ये चाय की थड़ी में लगा के बैठा था। इसने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो 162 से हिट करेगा, उस 162 पुराना वाला, और अब 181 ये मैंने लिखवाया आपको कि 181 का प्रभाव होगा और वो संपुष्टि नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई सर? और यही तीनों केसेस में पूछा है, मनु शर्मा, सुराजित सरकार और कौन सा लिखवाया? एक सुरजीत सरकार, मनु शर्मा और के बासु कहाँ गया? अरे मैडम ऐसे क्या रहे यार, रामायण खत्म हो गई, डीके बासु बैठ के हुए हैं। समझ में ही कहानी? तो सर ये चीज याद रख लीजिए, पुलिस को दिए हुए गठन को कुछ नहीं कर सकते आप। सब्जी मंडी या मच्छी मार्केट बन जाएगा कोर्ट अगर पुलिस गठन ऐसे लेने लग गए तो। सर देखो सर, पार्टी क्या कह रही है, कुछ भी अरे कुछ भी कह रही हो, क्रॉस एग्जामिनेशन कर, वो भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकता। तो विटनेस से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जा सकते, ये बिल्कुल स्पष्ट रूल है। ये तो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है ना सर। क्यों कहते हैं कि एडवोकेट जो होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 1-2 एडवोकेट होते हैं जो स्पेशली कि वही काम करते हैं, क्रॉस करवाने का ही। हर कोर्ट में 4-5 एडवोकेट ऐसे हैं जिनका खुद का कोई केस नहीं है, बस वो तुम्हारे लिए क्रॉस करने आएगा। तुम्हारे लिए किस उद्देश्य से उनको लेके लाया जाता है? ऐसे छुट्टे पुटे चोरी चकारी के मामलों में नहीं आते वो। सर मर्डर का ट्रायल चल रहा है, 304 भी लग रहा है, समझ में ही बात? या फिर दहेज वाला कोई मामला है जिसमें औरत की डेथ हो चुकी है, ऐसे बड़े मैटर्स में होते हैं सर अच्छे एडवोकेट। वो खुद के केस नहीं लगते, लेकिन वो जो अपीयर होके 10,000 रुपए क्रॉस करवाएंगे तेरा, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन सबके बस की बात। बहुत शार्प होना पड़ता है सर, बहुत शार्प। दिस इज द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ना। ये कला है जो एक दिन में नहीं सीखता आदमी। किस तरह से बात को रखना है, किस तरह से बात को स्पष्ट तौर पर जाहिर करना है, दैट इज द आर्ट। लिटिगेशन का आर्ट है लिटिगेशन को। लेकिन हमें कंसेप्ट समझो कि पुलिस को दिया हुआ कथन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज नहीं होगा। 180 पढ़ेंगे, 181 पढ़ेंगे तो दोबारा समझाऊंगा इस चीज को। अभी ये केस के ऊपर बात की, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है सर, चलिए आगे चले। हाँ, जो बच्चे इसका अंतर नहीं समझते कि खंडन और संपुष्टि का मतलब क्या होता है। सर खंडन का मतलब होता है कि पहले क्या कह रहा था और अब क्या कह रहा है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि पहले भी यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं, इसको कहते हैं संपुष्टि। ठीक है ना सर? जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना कि भाई नोट्स हम काम करके लाना, कि हाँ सर कल करके लाएंगे, लेकिन अगले दिन पूछता हूँ कि हाँ लिख के लाए, नहीं लिख के लाए, नहीं सर घर कॉपी घर पे रह गई सर, क्लास नहीं दी थी सर। तो उनका क्या है सर? उनका कॉन्ट्राडिक्शन है, संपुष्टि नहीं है। अब संपुष्ट बच्चा तो वही है ना सर, और ऑपरेशन तो उसने किया है ना कि सर हाँ कर लाऊंगा, और कल कॉपी देखी तो हाँ सर हो भी गया था। अगले हफ्ते से फिर से टेस्ट का काम शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो करता रहेगा सर। अपने मैडम ने लिखा है कि जो हियरिंग की डेट है, सुनवाई की तारीख लिखी है 13 मई को, 13 मई तक वेट कर लेते हैं। अरे सुनवाई किस बात की? सुनवाई तो हो गई। किस बात की सुनवाई? जजमेंट रिजर्व पड़ा है। समझ नहीं आ रहा किस बात की सुनवाई? सुनवाई किस बात की है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही। तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है अपने ऑर्डर में कि हमने सुन लिया है, जजमेंट रिजर्व है, तो किस बात की सुनवाई? समझ नहीं आता मेरे को।
इसे सुनवाई किस बात की होगी इसमें मेरे को ये भी बताना। लिखिए, लिखिए, इज इट नेसेसरी, does investigation depends on the lodging of an FIR? Is it necessary that investigation depends upon the lodging of an FIR? Is it necessary, does investigation depends on the lodging of an FIR? देखिए, क्या अन्वेषण क्या अन्वेषण क्या अन्वेषण प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने पर ही हो? क्या अन्वेषण प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने पर ही हो? प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने पर ही हो, कोमा, ये आवश्यक है, यह आवश्यक है, क्वेश्चन मार्क, यह आवश्यक है, क्वेश्चन मार्क, यह आवश्यक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छी बात है सर, जल्दी सुप्रीम कोर्ट बताए तो मैं भी चाहता हूँ एग्जाम टाइम टू टाइम होती रहे, बच्चों के अंदर जोश और मोटिवेशन बना रहता है ना, बच्चे सुस्त पड़ जाते हैं। पहले तो 44 वैकेंसी है, आधे बच्चे तो इससे सुस्त हैं, उसके ऊपर से उसमें भी स्टे लगा दो और सुस्त। ऐसा होता है कि ना, ट्रांसलेशन जो होता है ना, देखो मेरी बात सुनो, ट्रांसलेशन होता है हमेशा इनडायरेक्ट वे में होता है। किसमें होता है ट्रांसलेशन? इनडायरेक्ट वे में ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है। लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज, इन्वेस्टिगेशन में बी स्टार्टेड, इन्वेस्टिगेशन में बी स्टार्टेड बिफोर लॉजिंग ऑफ एन FIR। इन्वेस्टिगेशन में बी स्टार्टेड बिफोर लॉजिंग ऑफ एन FIR। मैं ध्यान रखूंगा इसका कि हिंदी में ज्यादा सुस्पष्ट अर्थ निकले, वैसा ही लिख पाऊं, ठीक है? नहीं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ यार। हाँ, मैं हूँ हिंदी में, हाँ अब समझ बताता हूँ मेरा मीडियम क्या है। देखो सर, 12वीं तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, देन फिर मैंने लॉ करी अपनी इंग्लिश मीडियम में 5 ईयर से, फिर मैं हिंदी में मेरे 92 मार्क्स हैं 12th में राजस्थान बोर्ड में। आपको भी मार्कशीट दिखाऊंगा, मेरी यही पड़ी रहती है। 92 मार्क्स हिंदी में, खराब नहीं थी, लेकिन आप सोचिए कि जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और आप सिर्फ पढ़ में भी वो रहे हो कि आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। फिर मैंने इंग्लिश जोधपुर से पास आउट LL मैंने वहां से किया है, तो मतलब मैंने अपनी जो चीजें करी है मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो अब इंग्लिश में हो गई ना। 12वीं किसको याद रहती है? 12वीं में मेरे बायोलॉजी भी थी और मैथ्स भी थी। नहीं नहीं नहीं, अरे चीजें बदल जाती है भैया। आप सोचिए, सोचो सही कि आप 2011 में 12वीं की हुई है, 2011, उसके बाद में 14 साल तक सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़े हो ना, और कोचिंग में पहले मैं पढ़ाता था तो हिंदी मीडियम थोड़ी पढ़ाता था। 2024 से मैंने हिंदी मीडियम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, 2023 से इनफैक्ट। कैसे होगा बताओ? पर हर दिन एक सुधार की तरफ जाना चाहिए, हर दिन एक सुधार की तरफ जाना चाहिए। लिखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने से पूर्व भी, संस्थित होने से पूर्व भी अन्वेषण प्रारंभ किया जा सकता है, अन्वेषण प्रारंभ किया जा सकता है, अन्वेषण प्रारंभ किया जा सकता है, 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 क्योंकि 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 धारा 176 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 176 के अंतर्गत, धारा 176 के अंतर्गत ये वाक्यांश दिए गए हैं कि, ये वाक्यांश दिए गए हैं कि, ये वाक्यांश दिए गए हैं कि, ये वाक्यांश दिए गए हैं कि इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना, इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कोमा लगा के लिखिए, या अन्यथा से तात्पर्य है कि, यहाँ अन्यथा से तात्पर्य है कि, यहाँ अन्यथा से तात्पर्य है कि
तात्पर्य है कि, यहाँ अन्यथा से तात्पर्य है कि अन्वेषण के लिए, अन्वेषण के लिए, अन्वेषण के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित किया जाना आवश्यक नहीं है। जी, इंग्लिश में कहाँ लिखा था? अब ये बिल्कुल ठीक लिखा है वो हिंदी में मैंने, है ना सर? मैडम हुआ परफेक्शन? है ना, 12वीं तक हिंदी मीडियम था, 92 मार्क्स से मैं मार्कशीट दिखाऊंगा आपको मेरी। हाँ जी, बिफोर लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, एन भी लगाना है एफआईआर के पहले, ठीक है ना? लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, as per section 176, as per section 176, the phrase used there, the phrase used there, the phrase used there, the phrase used there, inverted comma में लिखना, inverted comma में लिखना, from information received, from information received or otherwise, from information received or otherwise, or otherwise, inverted comma बंद, इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा लगा के लिखिए हियर, हियर, otherwise means, here otherwise means, here otherwise means, here otherwise means that the investigation can be started, the investigation can be started, the investigation can be started even prior to the lodging of an FIR, even prior to lodging of an FIR, even prior to lodging of an FIR, even prior to lodging of an FIR, lodging of an FIR, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, now in the BNSS 2023, now in the BNSS 2023, now in the BNSS 2023, under section 173 clause 3, under section 173 clause 3, if any offense punishable for 3 years or more, punishable for 3 years or more, but less than 7 years, 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 comma, the OIC of police station, the OIC of police station, the OIC of police station, the OIC of the police station may with the permission of, may with the permission of DSP, may with the permission of DSP, may with the permission of DSP can lodge an FIR, can lodge an FIR, can lodge an can lodge an FIR, can lodge an FIR, can lodge an can lodge an FIR, full stop. The DSP may, considering the nature and gravity of the offense, the DSP may, considering the nature and the gravity of the offense, the DSP may, considering the nature and the gravity of the offense, can also ask for investigation, can also ask for investigation, can also ask for investigation without prior registering of an FIR, 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 जी कॉपी दिखाना है वहाँ, रजिस्टरिंग ऑफ एन एफआईआर,
लिखिए, सेकंड पॉइंट लगा के लिखिए आप एक बार। भारतीय न्याय संहिता, सॉरी भारतीय न्याय संहिता नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस कर लो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं जिनके अंतर्गत धारा 173 में में 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम की सजा के प्रावधानों के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से न्यून किसी भी अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से न्यून किसी भी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मामला संस्थित नहीं किया जाएगा। पूर्ण विराम। यदि पुलिस उप अधीक्षक अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करें तो उसके पश्चात वह बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट को संस्थित किए बिना भी अन्वेषण के लिए आदेश दे सकते हैं। ठीक है सर, ये 2 प्रोविजन है। तो अब एक तो अपना 176 है ही, और अब 173 में भी इस बात को मेंशन कर दिया उन्होंने स्पेसिफिकली। ठीक है सर, हेडिंग डालिए, इवेंट एफआईआर, एंटी टाइम एफआईआर, समय पूर्व की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, इवेंट एफआईआर और एंटी टाइम एफआईआर, समय पूर्व की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट। मान लीजिए ऑफेंस होता है सर 4 बजे, एफआईआर हो गई है 3 बजे, एफआईआर दर्ज कर दिया आपने, और अपराध कितने बजे हुआ है? 4 बजे। मैं आपको सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के बारे में बताया था मैंने आपको, उसमें गुजरात पुलिस के साथ यही कुछ इश्यू था। उन्होंने 4 बजे एनकाउंटर किया था, लेकिन 3 साढ़े 3 के उन्होंने जिक्र किया हुआ था एनकाउंटर का। ये पता कब चला? ये पता चला जब इंफॉर्मेशन रिवील हुई बाकी चीजों से। पोस्टमार्टम रिवील करती है सर चीजें, पोस्टमार्टम से हर चीज रिवील होती है। क्या बॉडी का टेम्परेचर था जब डेथ हुई, हर चीज रिवील होती है। अगर ज्यादा ब्लड बह गया है शरीर से तो ये भी पता लगता है। ठीक है ना सर, कि कोई एल्कोहलिक सब्सटेंस तो नहीं था शरीर में, क्योंकि एल्कोहल खून को क्या करता है? थिन करता है, पतला करता है। समझ में? क्या इसकी कोई मेडिकेशन तो नहीं थी? क्या पता इक्विस्प्रिन टाइप की कुछ मेडिसिन खा रहा हो जिससे खून पतला हो रहा हो। जिसके घर में हार्ट पेशेंट होंगे पता होगा इक्विस्प्रिन क्या मेडिसिन होती है।
या कुछ ऐसी मेडिसिन तक का कंजम्पशन तो नहीं था। तो डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशन पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सारी चीजें रिवील करती है, ये टाइम और प्लेस को भी बताती है। किसको बताती है? टाइम और प्लेस, घटना किस समय हुई है और उसका स्थान क्या है। एक सेक्शन पढ़ा होगा हमने, सेक्शन 9। सेक्शन 9 तो था इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 का, और सेक्शन 7 था किसका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। उसके 5 पॉइंट्स मैंने बताए होंगे आपको। सर 5 पॉइंट से काम आता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट तो है ही, लेकिन टाइम और प्लेस भी बताती है। भाई समय भी बताता है और स्थान भी बताता है, याद करो जिसको साक्ष्य अधिनियम पढ़ा है तो सर उसमें ये चीज़ भी आती है। तो डिपेंड करता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर उसने बताया कि किस समय में इसकी मृत्यु हुई है, किस स्थान से इसकी लाश उठी है, और या फिर जब कोई आदमी आसमान बहुत ऊंचाई से गिरता है तो हम देखोगे पुलिस वाले उसके एक बाउंड्री बना देते हैं ऐसे करके कि ऐसे उसकी लाश पड़ी थी से, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाश किस अवस्था में गिरी है। बात समझ में आई? लाश अगर ऐसे गिरती है तो उसका अलग इम्पैक्ट है, और लाश अगर शरीर के बल गिरती है तो ये बॉडी, ये रीढ़ की हड्डी टूट के शरीर आधा रह जाता है, लाश आगे चली जाती है। एक बहुत अच्छी बुक है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मोदीज की एक है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, इट्स अ वंडरफुल बुक। ज़्यादा ऊपर से गिरते हैं अगर, देखो ऐसा है कि गिरने का एक सिंपल सा फिलोसफी बता दूं, 10 बिल्डिंग से गिरोगे ना तो ऐसा लंबा स्ट्रक्चर बनता है, 10 माले की बिल्डिंग से गिरते हैं तो। लेकिन अगर उससे ऊपर से जाते हैं तो स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं। समझ नहीं बात? हर चीज एक प्रिसाइज होती है, साइंटिफिक हर चीज पता लगती है। तो कोई भी चीज टाइम और प्लेस बता दी तो वो रिलेवेंट तो वहां होती है सेक्शन 7 के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एंटी टाइम डेफायर या इवेंट डेफायर वो होती है सर कि अगर पता लग जाए कि ये इवेंट डेफायर या एंटी टाइम डेफायर हुई है यहाँ पर, तो ऐसे मामलों में उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती। बात समझ में आई? इसलिए आप देखोगे अमूमन अब तो जब ऑनलाइन एफआईआर चढ़ने लगी है तो ये जो एफआईआर कब अपलोड करते हैं ऑनलाइन, ये अपलोड करते हैं ऑनलाइन रात में बैठ के, शाम को 6-7 बजे 8 बजे अपलोड होती है सारी एफआईआर दिन भर की, ताकि इवेंट एफआईआर का कोई जिक्र ही ना हो। पुराने टाइम पे क्या होता था, एफआईआर में रजिस्टर में टाइम लिखा जाता था, तो उससे बहुत दिक्कत आती थी टाइम मैच करने में। लेकिन आजकल तो आ गया होता है कि आप सुबह 10 बजे आके कंप्लेन दे आओ, एफआईआर तो कब कटेगी? शाम को अपलोड होगी, आपको नेक्स्ट डे बुलाएगा ऑलमोस्ट 90% पुलिस वाले, मतलब आपको हाई प्रोफाइल केस ना हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इस तरह की चीजें होने लगी है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, एनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट which has been lodged before the occurrence of the offense, यदि कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे घटना के होने से पूर्व हुई, संस्थित किया गया हो इसे समय पूर्व एफआईआर कहा गया है। इसे समय पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा गया है। क्या लिखा इंग्लिश में? which has been lodged before the occurrence of the offense, it is called anti-time defier. It has no relevancy. इस प्रथम सूचना रिपोर्ट की कोई सुसंगतता नहीं होती। It has no relevancy. ठीक है सर?